अभियान के तहत 2 अक्टूबर गांधी आश्रम तिहरवा से जो पदयात्रा शुरू हुई है, आज करीब उसके 82 दिन के बाद हम लोग यहाँ आपके प्रखंड मधुबन पश्चिम चंपारण में बैठे हुए हैं। पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड में बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, ये यात्रा 2 तारीख से हम लोगों ने शुरू की है और बिना किसी ब्रेक के अभी तक पूरा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के विभिन्न प्रखंड और शिवहर को करते हुए मैं वापस कल यहाँ पूर्वी चंपारण में आया हूँ। आने वाले 10-15 दिन कम से कम हम यहाँ रहेंगे अभी और पूर्वी चंपारण में। उसके बाद आगे गोपालगंज जाएंगे। अभी तक जो हम लोगों ने देखा समझा उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको देंगे, उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। जो बिहार की हालत के हालात हैं, कमोवेश जो लोग राज्य के स्तर पर जानते हैं, चर्चा करते हैं, उन संदर्भों में कुछ बातें मैं रखूंगा। पलायन और बेरोजगारी पूरी पदयात्रा के दौरान सबसे बड़ी समस्या के तौर पर लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन और बेरोजगारी की है। ज़्यादातर हम लोग ये बात जानते भी हैं कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब हम लोग गांव में जा रहे हैं, नीचे गांव प्रखंड पंचायत में घूम रहे हैं, तो उसकी विकरालता का अनुभव हो रहा है। शायद ही कोई परिवार है, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां 50-60% लोग बाहर, उनके घर के जवान लोग बाहर जाकर रोजी रोजगार नहीं कर रहे हैं। और ये कमोवेश स्थिति सभी प्रखंडों में है, सारे दोनों जिलों में मैंने देखा। लेकिन विशेष करके वो प्रखंड जो बाढ़ प्रभावित है, वहां पर ये समस्या थोड़ी ज्यादा दिख रही है। सामान्य एक तो बिहार में जनरल पलायन की समस्या, लेकिन जहां बाढ़ है वहां पर चूंकि लोगों को मालूम है कि हर साल बाढ़ आना है और खेती पर उनकी निर्भरता उस लहजे से उतनी कम है, वो लोग पूरी तरीके से बाहर जाकर रोजी रोजगार मजदूरी करने के लिए ही डिपेंडेंट है। ये चीज बहुत बड़े पैमाने पर ये फर्क भी दिखा। जैसे आपके जिले में पहाड़पुर प्रखंड में अगर हम देखें तो वहां पर पलायन थोड़ा कम है क्योंकि वहां बाढ़ नहीं है। बगल में अरेराज में थोड़ा पलायन कम दिखा, लेकिन वही चीज अगर आप आदापुर में देखेंगे या सुगौली में देखेंगे, जहां पर भी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, वहां पर ये ज्यादा परेशानी दिखी। जिलों के अंदर जो प्रखंडों के के बीच में जो विकास का जो दिखता है, स्वाभाविक तौर पर जो प्रखंड बाढ़ प्रभावित है वहां पर ज्यादा समस्या। जैसे मैं शिवहर में भी था तो करीब आधे से ज्यादा जिला बाढ़ प्रभावित है, हर साल उनको बाढ़ झेलना पड़ता है। तो वहां पर यहाँ से ज्यादा गरीबी और बदहाली दिख रही है। पूर्वी चंपारण के भी उन जिलों में जहाँ नदियों के कटान या नदियों से बाढ़ आने की समस्या है, वो बहुत बड़े पैमाने पर दिक्कत है। तो सीधा वो जुड़ा हुआ है पलायन से। उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है मनरेगा का। ये अफसोस की बात है कि मनरेगा को लेकर कहीं पर कोई नीचे चर्चा या कोई काम होता दिख नहीं रहा है। मनरेगा एक तरह से लोग यहाँ भूल गए हैं कि एक वो साधन ऐसा था जिससे कि रोजगार के कुछ अवसर सबसे निचले स्तर पर मिल सकता है, मुहैया हो सकता है। इन बातों को जानने समझने के लिए जब हम लोगों ने आंकड़ों को देखा तो उसमें पता चला कि बिहार में मनरेगा का जो ऑफटेक है राज्य के स्तर पर वो करीब 40% है। मतलब अगर 100 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट सिर्फ 40 दिनों का ही लोगों को रोजगार एवरेज मिला है। और मनरेगा में पूर्वी चंपारण का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है, वो है 33%। तो जिस राज्य में जिन प्रखंड में इतनी बड़ी संख्या में मजदूरी के लिए 10,000, 12,000, 15,000 की मजदूरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, वहां पर मनरेगा की इतनी कम मनरेगा पर इतना कम ध्यान या उसके प्रति उदासीनता या उसको लागू न किया जाना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रशासनिक फेलियर है या उनकी उदासीनता या उनके इन संवेदनहीनता को दिखाता है। पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर मजदूर, भूमिहीन जो मजदूर हैं वही लोग पलायन ज्यादातर कर रहे हैं, छोटे किसान। तो एक जो बड़ी समस्या हम लोग को समझ में आई, एक तो बाढ़ की वजह है। दूसरी एक बड़ी समस्या बिहार में पलायन और कृषि से जुड़ा हुआ है, वो है भूमिहीनता का। बिहार में अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो करीब 60% लोग कंप्लीटली भूमिहीन है आज भी। और ये हालात तब है जब 32 साल से या उससे पहले कांग्रेस भी, इन लोगों ने समाजवाद के नाम पर राजनीति की है, सरकारें बनाई और चलाई गई हैं।
ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजवाद की बढ़कर हुंकार भरा है, और उनके राज्य में 60% लोग आज भी भूमिहीन हैं। आपके सिर्फ परिप्रेक्ष्य के लिए बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत है 38%, 38%। तो 38% भूमिहीन देश के लेवल पर है, लेकिन बिहार में भूमिहीनों की संख्या करीब करीब 60% है। तो पलायन की एक वजह बाढ़ और उससे होने वाले हानि, और लोगों को पता है कि यहाँ कोई रोजी रोजगार है नहीं, लोग भूमिहीन हैं, मनरेगा की कोई सुविधा है नहीं, तो वो मजदूरी अगर उनको करना है तो राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। अब आ जाइए आप किसानों पर। बिहार में जो किसान हैं उसमें भी 91% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी बिल्कुल ही मार्जिनल और छोटे किसान हैं। उनकी जो सारी किसान उनकी जो खेती करने की जो सुविधा है वो करीब करीब नगण्य है। उनके पास सिंचाई के अवसर है नहीं। नहरों के जाल आपको पूर्वी और पश्चिम चंपारण में मुझे दिखे, लेकिन ये ज्यादातर नहर आज कामयाब नहीं है। उसमें या तो पानी नहीं आता है या रख रखाव के कमी की वजह से उन नहरों में पानी आना बंद हो गया। आप वो दोन कैनाल, त्रिवेणी कैनाल पश्चिम चंपारण शुरू कीजिए, और पूर्वी चंपारण में भी जो कैनाल है बहुत कम जगहों पर ऐसा है जहां नहर सुचारू तौर पर किसानों को पानी मुहैया करा पा रहे हैं। पिछले 10 साल में, एक और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं, पिछले 10 साल में बिहार में नेट इरिगेटेड लैंड 11% से कम हुआ है। हम लोगों ने सिंचाई के साधन बढ़ाए नहीं है। जितनी भूमि की सिंचाई बिहार में होती थी 10 साल पहले, जिसको एश्योर्ड इरिगेशन कहते हैं, वो पिछले 10 साल में 11% घट गया। तो चंपारण जैसे जिले उसके बिल्कुल एक तरह से उदाहरण है। तो जब हम लोग पदयात्रा करते हैं, जो चीज जमीन पर देखते हैं, कहीं ना कहीं आंकड़े भी उस चीज को उसके सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि अगर चंपारण में जहां पर भी आप जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ये कैनाल था, बस 15 वर्ष पहले इसमें पानी आता था, अब आना बंद हो गया। और जब हम लोग आंकड़ों को देख रहे हैं, जो रिपोर्ट है सरकार की, उसमें भी ये दिख रहा है कि 11% नेट इरिगेटेड लैंड बिहार में कम हो गया है। किसानों की तात्कालिक जो सबसे बड़ी समस्या, लोग हर गांव हर शहर में एक तरह से कोहराम मचा हुआ है, वो है खाद की अनुपलब्धता और उस पर होने वाली कालाबाजारी। मतलब इसको लेकर तो आप ये समझ लीजिए कि गांव को पार करना मुश्किल है। कोई ऐसा गांव नहीं है जब वहां से निकलते हुए लोग यूरिया की कालाबाजारी या डीएपी पोटास पर 500 रुपए से 800 रुपए का ब्लैक मार्केटिंग जो हो रहा है, जो कालाबाजारी हो रही है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और इससे एक समाज का बड़ा वर्ग प्रभावित है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने शुरू में बताया 91% से ज्यादा जो किसान है बिल्कुल छोटे मार्जिनल फार्मर है। उनके लिए अगर यूरिया की कीमत आप 500 रुपए बोरा भी बढ़ा देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी मार है। और उससे भी ज्यादा लोगों को परेशानी ये है कि उतना पैसा देकर भी समय पर उनका यूरिया मिल नहीं रहा। गेहूं की बुआई ज्यादातर एरिया में हो गई है। पहले जब मैं चल रहा था अक्टूबर नवंबर में, तो धान के समय में यूरिया की कमी की लोग बात कर रहे थे। अब लोगों ने गेहूं की बुआई कर दी है, और बुआई के बाद अब उनकी इतनी घबराहट है, चिंता है, स्वाभाविक है, क्योंकि उनको यूरिया चाहिए, यूरिया मिल नहीं रहा है। और इसकी अनुपलब्धता जैसे जैसे आप नेपाल बॉर्डर के करीब वाले प्रखंडों में ज्यादा है, तो सीधा तौर पर दिखाता है कि जो खाद को यहाँ से उठाकर नेपाल ट्रांसफर किया जा रहा है, तस्करी की जा रही है, उसका सीधा प्रभाव आपको उन प्रखंडों में दिख रहा है। जैसे जैसे आप नेपाल बॉर्डर के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे यूरिया के ब्लैक मार्केट का जो रेट है वो 600 से बढ़ के 800, 800 से बढ़ के 900, कुछ इलाकों में लोग 1100, 1200 रुपए में भी यूरिया खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तात्कालिक समस्या लोग बता रहे हैं। लेकिन जैसे सिंचाई की अनुपलब्धता किसानों के लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, वैसे ही एक बड़ी समस्या जो हम लोग को समझ में आ रही है, जो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म है, जिसकी वजह से किसानों की हालत यहाँ खराब है, वो है फसलों के दाम का न मिल पाना। समर्थन मूल्य की चर्चा बिहार में बहुत कम हम लोगों ने सुना है। जब धान कट रहा है, वही सीजन है जब मैं पैदल चल रहा था, जब धान और गन्ने की कटाई हुई है, तो ज्यादातर लोग पिछले 100 दिन, करीब 90 दिनों में जो लोग हमसे 80 दिनों में मिले हैं, मैं पूछता हूं कि आपने धान कितने में बेचा या गन्ने कितने में बेचा, तो एवरेज लोगों ने 1200 से 1600 में अपना धान बेचा है। जो बहुत गरीब और छोटे किसान है वो 1200 रुपए में भी उन्होंने धान बेचा है। और जो बहुत मजबूत किसान है, जो 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना रुक सकता है, उसको शायद 1500, 1550, 1600 का रेट मिला है।
पूर्वी चंपारण के मुकाबले, पश्चिमी चंपारण के मुकाबले पूर्वी चंपारण में किसानों ने धान के भाव थोड़ा ज्यादा बताए। पूर्वी चंपारण में औसत 1200 से 1400 था, यहाँ पर यह औसत 1300 से 1500 1600 के रेंज में है। लेकिन दोनों ही स्थिति में अगर 1200 से 1500 भी आप एवरेज रख ले, औसत रख ले, तो भी ये दिखाता है कि धान किसान यहाँ पर करीब करीब 25 से 30% डिस्काउंट पर, छूट पर बेच रहा है, क्योंकि धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपए। यही हाल कमोवेश गन्ना का है। चीनी मिलों के बंद होने से, चीनी मिलों के मनमानी से, यहाँ जो 3 तरह के प्रमुख गन्ना लोग उपजा रहे हैं, उसमें जो पहली क्वालिटी है जिसको वैरायटी 1 मिल वाले मानते हैं, उसमें किसानों की दिक्कत यह है कि उसमें रोग ज्यादा लग रहा है, तो प्रति एकड़ उसकी जो उपज है वो कम हो रही है और वो गन्ना तेजी से सूख भी रहा है। और जो दूसरी अन्य वैरायटी है जो यहाँ के किसान ज्यादातर लगाना चाहते हैं या जिस पर उनका भरोसा है, उसका दाम उनको कम मिल रहा है। यूपी के मुकाबले गन्ने का समर्थन मूल्य बिहार में 60 रुपये का कम होना, मिलों की धांधलेबाजी वजन को लेकर और रेट को लेकर, करीब करीब 5 क्विंटल हर ट्रेलर पे वजन में मिल वाले सिस्टमेटिक तरीके से काट रहे हैं। दूसरी बात लोगों ने बताई, जो पर्चा सिस्टम है वो आज भी कहीं ना कहीं छोटा किसान पर्ची के थ्रू ही बेचता है, वो मिलों को जाकर सीधे नहीं बेच सकता है। सरकार ने एक सुविधा शुरू की है मोबाइल पर मैसेज देने की, लेकिन मिलों के साथ मिलकर, लेकिन उसकी जानकारी भी नीचे नहीं है और लोग अभी भी वही बिचौलियों के थ्रू ही अपना गन्ना बेच रहे हैं। तो गन्ना, धान या इस तरह के जितने फसल उगाए जाते हैं, इसका समर्थन मूल्य पर न बिकना किसानों के, बिहार के किसानों की बदहाली का एक बड़ा कारण है। इस आंकड़े को हम लोगों ने पिछले 10 साल में दिखवाया और ये देखा कि इससे बिहार के किसानों का क्या नुकसान हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समर्थन मूल्य के न मिलने की वजह से, समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में जो फर्क बिहार में है, एक अनुमान के अनुसार करीब करीब बिहार के किसानों का 25,000 करोड़ रुपया हर साल, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर साल बिहार के किसानों का 25,000 करोड़ रुपया इसलिए नुकसान हो रहा है क्योंकि उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरे शब्दों में, अगर समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मकई खरीद लिया जाता, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है, पंजाब जैसे राज्यों में होता है, तो बिहार के किसानों को हर साल करीब करीब अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपया मिलने लगता है। अब इसका आंकड़ा एक और मैं आपको दे देता हूं। बिहार में पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान समर्थन मूल्य पर पैक्स के माध्यम से खरीदा गया है। सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने समर्थन मूल्य के लिए पैक्स बनाया है, तो पैक्स के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा गया है 13%, गेहूं खरीदा गया है 1%, 1 मतलब 1। पंजाब में औसत है धान और गेहूं के लिए 70% से ज्यादा, वहां 70% से ज्यादा धान और गेहूं समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। बिहार में ये आंकड़ा है और 1-2 साल का नहीं है, पिछले 10 साल का है। धान के लिए 13%, गेहूं के लिए 1%। तो ये है किसानों की हालत। इसी वजह से जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, एक तो छोटे किसान हैं, लागत मूल्य का बढ़ना, सिंचाई का उपलब्ध न होना, बाढ़ की विभीषिका और साथ साथ जो उपजा रहे हैं उसका उचित मूल्य न मिलना। मैं तो सिर्फ आपको समर्थन मूल्य वाले फसलों के दाम बता रहा हूँ, जो सब्जी उगा रहे हैं, जो, क्योंकि यहाँ पर प्रखंड जैसे मधुबन में भी मैं देख रहा हूँ कि सब्जी बड़ी पैमाने पर खेती हो रही है, मझौलिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती दिखी, पहाड़पुर में सब्जी की खेती होती दिखी, लेकिन इन फसलों के दाम के लिए कोई व्यवस्था सरकार की ओर से है नहीं, जिसकी वजह से किसानों की ये हालत है कि सिर्फ किसानी करके कोई अपना परिवार चलाने की स्थिति में नहीं है। हर आदमी इस चक्कर में है या इस व्यवस्था में है कि कहीं ना कहीं उसके घर का कोई आदमी एक मजदूरी करे, नौकरी करे, तभी उसका परिवार चल सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा की। शिक्षा को लेकर सामान्यतः पूरे बिहार में एक तरह से मैं कहूं कि सहमति है या कॉन्सेंसस है कि ये पूरी शिक्षा व्यवस्था यहाँ बिहार में ध्वस्त है। अभी 82 दिन पैदल चलने के बाद मुझे शायद ही कोई ऐसा विद्यालय दिखा जहां पर बिल्डिंग, टीचर और बच्चों का समायोजन हो। मतलब जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, सड़क, प्लेग्राउंड नहीं है, क्लासरूम नहीं है, बेंच टेबल कुर्सी नहीं है, और कई जगहों पर जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं। तो ये जो समायोजन का जो कंप्लीट मिसमैनेजमेंट जिसको कहते हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों, मतलब ये पेपर की व्यवस्था है।
सारे विद्यालयों को पेपर पर उत्क्रमित कर दिया गया और सारे शिक्षकों को शिक्षण का जो काम है, पढ़ाने पठन पाठन का काम है, वो नियोजित शिक्षकों के हवाले कर दिया गया। नियमित शिक्षक तो करीब करीब सब रिटायर हो गए। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर शिक्षा को लेकर समाज में एक ये भावना बन गई है कि सरकारी विद्यालयों में 20, 30, 40 हजार करोड़ रुपए हर साल खर्च होने के बावजूद कहीं पर कोई शिक्षा की व्यवस्था है नहीं, और ये ज्यादातर लोगों ने मान लिया है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता है। यहाँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में हालात ये हैं कि मैं इनको एक शब्द में कहूंगा कि सरकारी स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, वो भी लो ग्रेड खिचड़ी, घटिया क्वालिटी की खिचड़ी बट रही है, और कॉलेजेस में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही वजह है कि शिक्षा जो बिहार के गरीब वर्गों के लिए गरीबी से निकलने का एक बड़ा माध्यम, एक जरिया था, पिछले कुछ सालों से शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने से वो दरवाजा भी बिहार के लोगों के लिए बंद हो गया है। और अब हालात यही है कि जो मजदूर है उसका लड़का मजदूर ही बनेगा, क्योंकि वो शिक्षित होकर आगे बढ़ नहीं सकता है, जमीन उसके पास है नहीं, और जो खेती किसानी थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं उनके पास भी जीवन चलाने के लिए ही वो अगर इनकम जुटा ले, आय कर ले, वही बहुत ज्यादा है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उस पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इंदिरा आवास योजना की जो बात होती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अभी है, इसको लेकर हर जगह आप जहां जाइएगा तो लोग बताएंगे कि भाई आवास उनको चाहिए, उनको मिल नहीं रहा है। और ऐसा देखने से लगता है कि ज्यादातर जिनको इस सुविधा का लाभ मिला है वो सब इंदिरा आवास योजना के तहत 20,000 रुपये जब मिलता था वही लोगों को मिला है। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपये मिलना है, उसके बेनिफिशियरी, उसके लाभार्थी बहुत कम संख्या में जो हैं, वो खुलेआम ये बता रहे हैं कि 25,000 से 40,000 रुपये तक उनको भ्रष्टाचार के तौर पर जनप्रतिनिधियों और अफसरों को देना पड़ता है, और बड़ी संख्या में लोगों के पास ये है नहीं। और ये फिर अगेन इसमें मैंने जब आंकड़े दिखवाए तो जो बिहार सरकार की एलिजिबिलिटी है इंदिरा आवास योजना को लेकर, केंद्र सरकार से जो पैसे लेने हैं उसमें बिहार सरकार 60% ही, मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों की मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार 60% ही वो राशि ले आ रही है। अगर 100 घर बनाने का पैसा हम लोग को दिल्ली से मिल सकता है तो हम लोग 60 घर का ही लेकर आ रहे हैं। ये बात अभी पिछले 3 साल से औसतन 60% ही है। इसके साथ एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 5 किलो अनाज दिया जाता है। इसमें भ्रष्टाचार का बिहार में आलम यह है कि गरीब कल्याण योजना के तहत जब लोगों ने मुझे बताया कि ज्यादातर लोगों को 5 किलो अनाज नहीं मिलता है, उनको 4 किलो या 4.5 किलो अनाज मिलता है। तो जो जन वितरण प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जब मैंने बातचीत की, समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि हर प्रखंड में जितना अनाज आता है इस पर व्यवस्थित तरीके से 40 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से विधायक जी से लेकर नीचे अफसर और जनप्रतिनिधि तक सिस्टमेटिक तरीके से काट रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री के पार्टी के ही यहाँ ज्यादातर जगहों पर चंपारण में कम से कम विधायक हैं। इन लोगों के बारे में मैं बिल्कुल कैमरे पर कह रहा हूं कि लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने ये बताया कि ये 40 रुपये प्रति क्विंटल, पहले आज से 3-4 महीने तक ये दर 30 रुपये प्रति क्विंटल था, अभी बढ़ाकर 39 से 40 रुपये कर दिया गया है। और इसमें विधायक और सारे जनप्रतिनिधि और सरकार के कर्मचारी लिप्त हैं। हर प्रखंड में करीब करीब 15 से 25 हजार क्विंटल अनाज आ रहा है हर महीने, डिपेंडिंग ऑन की प्रखंड का साइज कितना है, और उसमें से ये पैसा सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग ले रहे हैं। बिल्कुल इसमें कहीं एक पैसे का भी डाउट नहीं है, क्योंकि इतने लोग, हजारों लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, आप लोग को भी पता होगा। तो 2 योजनाएं जो सरकार की चल रही है, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 25,000 से 40,000 रुपये घूस की राशि। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसमें विधायक समेत सारे जनप्रतिनिधि, ज्यादातर जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर 40 रुपये क्विंटल ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाभार्थियों को 5 के बजाय 4 या 4.5 रुपये, 4.5 किलो ही अनाज मिल रहा है। तीसरी एक बड़ी योजना जिसकी बहुत चर्चा हम लोगों ने पिछले कई सालों में सुनी है, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वो है स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छता के नाम पर जितना भी जगह ओडीएफ घोषित किया गया है, ये कंप्लीट फार्स है। मैं पैदल चल रहा हूँ और बिल्कुल आपको
दावे के साथ कह सकता हूं कि खुले में शौच बिहार में आज ज्यादातर गांवों की सच्चाई है। हम लोग जब पैदल चल रहे हैं तो आंख के सामने दिख रहा है कि दोनों ओर शौच खुला में पड़ा हुआ है। और दोनों ही चंपारण और शिवहर में जो रेट लोगों ने बताया कि आपको 2000 रुपये देने होते हैं और उसके बदले में आपको 12,000 रुपये मिल जाता है। आपकी इच्छा हो तो शौचालय बनाइए और नहीं बनाइए। शुरुआती दिनों में कुछ जगहों पर लोगों ने 5-5, 6-6 हजार रुपये भी दिए हैं, लेकिन अब ये रेट सेटल हो गया है। 2000 रुपये दीजिए, शौचालय का 12,000 रुपये ले लीजिए। चौथी योजना जो राज्य सरकार की योजना है, जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा होती है, वो नल जल योजना है। नल जल योजना की हालात यही है कि ज्यादातर जगहों पर ये नहीं चल रहा है, या चला है तो बंद हो गया चल के। पश्चिम चंपारण में हम लोग का अपना अनुमान था कि करीब करीब 90% से ज्यादा नल जल योजना कामयाब नहीं है। पूर्वी चंपारण में स्थिति थोड़ी बेहतर है। मुझे अभी तक घूमने के बाद, क्योंकि अभी कई प्रखंड में घूमना बाकी है, मैं ये कह सकता हूं कि करीब करीब 70% नल जल योजना नहीं चल रहा है। तो पूर्वी चंपारण में तो 10% से भी कम नल जल योजना चल रही है। पश्चिम चंपारण में वो 25-30% हो सकता है। शिवहर में भी स्थिति करीब करीब वही है। तो ये जो बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, आवास, अनाज और शौचालय, पानी, ये 4 चीज मैंने आपको बता दी। स्वास्थ्य सेवाओं पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये बेमानी है टिप्पणी करना। जिन गांवों में, जिन पंचायतों में मैं घूम रहा हूं, क्योंकि मैं अनुमंडल या बड़े शहरों में जाता नहीं हूं, वहां पर अगर जा भी रहा हूं तो हॉस्पिटल में तो जाता नहीं हूं देखने, लेकिन जिन गांवों में, पंचायतों में मैं घूम रहा हूं, CHC PHC करके जो नीचे की सुविधा होनी चाहिए, पेपर पर बड़ी संख्या में है, लेकिन कहीं पर वो है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। कोई भी मुझे अभी तक ऐसा PHC और या सब सेंटर या प्राथमिक हेल्थ केंद्र नहीं दिखा जहां पर डॉक्टर, दवा, रोगी, कंपाउंड कहीं नहीं दिखा। और ये 82 दिन की बात मैं कह रहा हूँ। हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, तो और उससे पहले मंगल पांडे जी थे। तो इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है कि स्वास्थ्य सेवा को बिल्कुल ही समेट दिया है नीचे से। ना है, ना कोई टिप्पणी कर सकता। जब रहेगा तब तो आप टिप्पणी करेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल ही नहीं रहा, जब है ही नहीं तो आप टिप्पणी क्या करेंगे। ज्यादातर जगह पे गाय भैंस बांधा हुआ है, या बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, या झाड़ फूस उग के चला आया है। अगर आप लोगों ने कोई स्वास्थ्य सेवा केंद्र देखा हो ग्रामीण स्तर पर, सब सेंटर या PHC स्तर पर, तो आप मुझे जरूर बताइए। सवाल भी आप कर सकते हैं उस पर। 1-2 विषयों पर हम लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार जी की सरकार में पिछले 17 साल में सुधार हुआ है। वो है सड़क और बिजली। तो पहले मैं बिजली की बात करूंगा। बिजली एक ऐसी चीज है जिसमें जरूर हर जगह सुधार है। जहां पर भी मैं गया हूं हर जगह बिजली दिखी। इसमें कोई दो मत नहीं, बिजली हर जगह पहुंच गई है, करीब करीब हर जगह पहुंच गई है। लेकिन बिजली से जुड़ा हुआ एक जो बड़ी समस्या जो लोग बता रहे हैं वो है गलत बिजली का बिल का आना। कोई ऐसा गांव नहीं हम लोग गए हैं जहां पर कि लोगों ने ये शिकायत नहीं दर्ज कराई है कि उनके हिसाब से बिजली का बिल गलत आ रहा है। और ये बिजली का अमाउंट जो है वो 2000 से करीब करीब 70,000 तक लोगों ने बिल या बिल की कॉपी मुझे दी है। ये बताया है कि इतना पैसा बिल उनका आ रहा है। कई गांव ऐसे भी मैंने देखे जहां 20, 30, 40, 50 घरों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं क्योंकि वो बिल दे ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे भी परिवार मिले हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर भाग गए, जिनके नाम पर बिजली का कनेक्शन है, वो आदमी भाग गया है क्योंकि उन पर फौजदारी के केस हो गए। आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि बिजली बिल बहुत बड़ा मुद्दा बिहार सरकार या समाज यहाँ सरकार के लिए होने वाला है। सड़कों की जहां तक स्थिति है, जरूर नेशनल हाईवे बेहतर हो गया है, स्टेट हाईवे में भी सुधार है, लेकिन हम लोग ज्यादातर चलते हैं गांव में। अभी जो मैं पूरी यात्रा मैंने करी है करीब 1000 किलोमीटर की, उसमें आप मान कर चलिए कि 950 किलोमीटर से ज्यादा मैं ग्रामीण सड़क पर चला हूँ। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे मैं जाता ही नहीं हूँ। तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति लालू जी के जंगल राज के समय से भी बदतर है। उस समय तो मैं गांव गया नहीं था, लेकिन जो अनुमान लोग लगाते हैं, लोग जो बता रहे हैं और जो मैं देख रहा हूं, ग्रामीण सड़कों की स्थिति लालू जी के जंगल राज के समय वाली ही है। बिल्कुल कोई गांव, और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई गांव, 2-4 गांव अगर आप छोड़ दें जो कि यहाँ के बड़े लोगों का गांव है, अगर उन गांवों को छोड़ दें तो किसी गांव में सड़क अंदर नहीं है। ये तब है जब 2014-15 में मैं जब नीतीश जी के साथ था, तो उस समय 7 निश्चय में एक योजना बनी थी नली गली की,
कि सड़क से तो सब कुछ सारे गांवों को जोड़ दिया गया, अब नलियों गलियों को का पक्कीकरण होना चाहिए। और उस समय का अनुमान था कि कोई 80,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए जाएंगे 15 से 20 के बीच में, और सारे नलियों गलियों का पक्कीकरण कर दिया जाएगा। नली और गली की तो बात ही छोड़ दीजिए, सड़क ही नहीं है, ग्रामीण सड़क कहीं नहीं है। जो रोड पे हम लोग चल रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, नालियों और गलियों के लिए तो आप जहाँ जाइएगा लोग चिल्ला रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं। ये भयावह स्थिति है। और ग्रामीण कार्य मंत्री, पथ निर्माण मंत्री कौन है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य मंत्री और पथ निर्माण मंत्री, ये चारों लोग आरजेडी के माननीय तेजस्वी यादव और या उनके सहयोगी हैं। और इसीलिए शायद उनके बेहतर काम को देखते हुए नीतीश कुमार जी ने शायद ये अब सोचा है कि भाई अब इनको और प्रमोट करके मुख्यमंत्री का इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ताकि और बिहार की व्यवस्था को और बेहतर बना दिया जाए। तो मैंने इसीलिए कहा कि साहब इतना दिन वेट नहीं करना चाहिए। आज भी तेजस्वी यादव की मेजोरिटी है, बड़ी पार्टी तो आरजेडी ही है। तो नीतीश कुमार जी को 25 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन लोगों का जो आरजेडी का काम करने का तरीका है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बिहार की जनता ने देखा है। और अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जिन विभागों के वो इंचार्ज हैं, उनके मंत्री हैं, उन विभागों में जितना बढ़िया काम हो रहा है उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी को 25 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि बिहार की जनता बिल्कुल प्रमाणिक तौर पर देख सके कि अगले 3 साल कितना बढ़िया बिहार चलता है और उसके आधार पर वोट कर सके। बेकार में चुनाव के समय एक नया फेस देने का क्या फायदा है। ये तो नीतीश कुमार जी अपने 20 साल आप रहिएगा और आपके कार्य पर वोट न हो, इसलिए चुनाव से पहले किसी दूसरे का फेस लाइएगा, वो तो ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति, जब उन्होंने घोषणा कर ही दी है कि भाई महागठबंधन लड़ेगा चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मेरा अभी तक का अनुभव जो है 80-82 दिन का चलने का, सारे योजनाओं और लोगों की स्थिति पर मैंने बात करी। राजनीतिक टिप्पणी ये है कि ये जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कृषि, ये सारे डिपार्टमेंट आज आरजेडी के पास हैं, पहले भाजपा के पास थे, करीब करीब शिक्षा को छोड़कर। तो चूंकि अब जब सारा डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है और इन क्षेत्रों में इतना जनता नीचे काम बढ़िया देख रही है, जब मुख्यमंत्री तुरंत बना देना चाहिए, ताकि बिहार की जनता को भी देखने को मिले कि कितने बड़े विजनरी लीडर हैं तेजस्वी जी और कितना बढ़िया वो काम करेंगे, जिसके आधार पर वो वोट कर पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। बिहार में आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है, वो किस तरह के लोग हैं? भाई शराबबंदी को लेकर पहले दिन से, जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से मैं कह रहा हूं और बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कह रहा हूं कि शराबबंदी बिल्कुल फेलियर है, इसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। ये जो भाजपा के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि 5 वर्ष तक आप अभी सत्ता में थे, इनके साथ, नीतीश कुमार के साथ आपने शराबबंदी के पक्ष में मतदान किया है, इस बात को डिफेंड किया है। और आज जब 70 लोगों की अकारण मृत्यु हुई है छपरा में, ये तो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मृत्यु हुई, तो आप लोग बता रहे हैं या मीडिया में चर्चा हो रही है। सच्चाई ये है कि जहरीली शराब पीकर मृत्यु ये रोजाना की घटना है बिहार में। लोग डर के मारे या पुलिस के दबाव में उन बातों को बताते नहीं हैं। मैं जितने दिन से घूम रहा हूँ, पदयात्रा तो मैंने 2 अक्टूबर शुरू की है, लेकिन 5 मई से मैं घूम रहा हूँ, और जहां पर भी मैं गया हूँ लोग बताते हैं कि जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु ये बिल्कुल सामान्य बात हो गई है। शराबबंदी कहीं नहीं लागू है, हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार सरकार का हजारों करोड़ रुपए का जो नुकसान हो रहा है, उसको शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफिया और पुलिस, भ्रष्ट पुलिस वाले उसको लूट रहे हैं, और ये बिहार का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए इसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। जो लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं उनको दो मुहा बात करने वाली बात है। आरजेडी अभी 4 महीने पहले तक शराबबंदी को फेल मान रही थी। अभी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी हंस हंस कर कह रहे थे कि जो पिएगा वो मरेगा, और बगल में उनके भावी उत्तराधिकारी वो भी मुस्कुरा रहे थे। 4 महीने पहले तक कैमरे पर आकर उछल उछल के कह रहे थे कि शराबबंदी फेल है, आज शराबबंदी की खूबियां गिनवा रहे हैं। वही हाल भाजपा का भी है। 4 महीने पहले तक शराबबंदी के पक्ष में थे, और आज ये लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी खराब, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे कि लागू नहीं है। पद यात्रा के क्रम में अभी आप बताएं कि बहुत सारी समस्याओं को लोगों ने बताया, तो भ्रष्टाचार पर कुछ बताइए कि नीचे कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। मैं तो आपको योजना वाइज आपको बता दिया
अगर आप कॉमन पूछना चाहेंगे तो सीएम को जब मैं बता रहा हूं कि 3 सबसे ज्यादा सुने पदयात्रा के दौरान 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। किसी से पूछिए ये सड़क की हालत क्यों है, तो कहता है साहब 40% तो इसमें पीसी लगता है। किसी से पूछिए कि सरकारी योजना में आपको लाभार्थी आपको मिलता है कि नहीं, तो भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी। मैं आपको एक ही शब्द में ये कहूंगा कि बिहार ने अपराधियों का जंगल राज देखा है। लालू जी के राज में बिहार ने अपराधियों का जंगल राज देखा है। अब बिहार के लोग नीतीश जी के राज में अधिकारियों का जंगल राज देख रहे हैं। सर एक और सवाल है, रामगढ़वा में चिमनी भट्ठा गिरा है जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई है। खनन विभाग नियमों का पालन नहीं करती है और इस तरीके से जिले में बहुत सारे चिमनी चल रहे हैं जो हमेशा दुर्घटना को दावत दे रहा है। भाई जब एक लाइन में आप समझिए, सरकार, इस सरकार का जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं तो अभी 100 दिन 80 दिन हुआ चलते हुए, तो मैं बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मैंने देखा वो आपसे साझा किया। इन 80-85 दिनों में पैदल चलने से गांव-गांव जाने का जो मेरा अनुभव है, कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कोई सरकार से डर नहीं रहा है, ना सरकार को लेकर जनता में कोई उत्साह है, ना सरकार चलाने वाले लोगों में कोई जिम्मेवारी का एहसास है, ना अफसरों में उसका कोई डर है या कोई जवाबदेही है। जिसकी जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। सबको मालूम है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो जो प्रताड़ित है वो दब के उदासीन होके या सह रहा है, जो दबा सकता है वो दबा कर लोगों को परेशान कर रहा है, अपना जेब भर रहा है, अपनी बात करवा रहा है। सर हाल ही में बीएसएससी जो पेपर लीक हुई थी उसके मामले में क्या कहना है सर? देखिए, पिछली बार जब बीपीएससी का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप टिप्पणी कीजिए, बच्चों ने भी आकर कहा कि आप ट्वीट कीजिए। तो मैंने उस समय भी कहा था और अभी एसएससी का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ उस पर फिर वही कह रहा हूं कि भाई ये रोजमर्रा की घटना बन गई है। जब आपका पिछले 10 सालों में ये 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए हैं, ना इस पर किसी की जवाबदेही है। और जो आदमी जो पिछली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जिस व्यक्ति को सरकार ने ये कहा कि ये दोषी है, जिसको पकड़ा गया, उसी आदमी का पिक्चर सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ 2 दिन के बाद आप ही लोगों ने छापा है। तो आपको पता है कि जब शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री प्रश्न पत्र लीक करने वाले के साथ बैठकर और उसकी साठगांठ और उसकी फोटो छपेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो क्या होगा। ये बिहार में तो जो प्रश्न पत्र लीक होना कोई न्यूज नहीं है, बिना प्रश्न पत्र लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए तो वो न्यूज है। सर बिना मतलब पैसा बिना लिए हुए एग्जाम मतलब नहीं हो सकता, पास नहीं कर सकता है। स्वाभाविक नहीं हो सकता। जब या तो प्रश्न पत्र लीक होगा, जो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो जो पिछली बार अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक ही सेंटर से सबसे ज्यादा लोग कंपीट किए हैं। तो किसी ना किसी तरीके से जो आदमी भी रसूख वाले हैं, जो पैसा दे सकते हैं, जो गलत मीन्स का उपयोग कर कर वहां पहुंच सकते हैं, वो चाहे प्रश्न पत्र लीक करा के करे या मार्क जो आप आंसर शीट लिख रहे हैं उसमें हेराफेरी हो, या फिर जब फाइनल मार्क्स बनाए जा रहे हैं, रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं उसमें हेराफेरी हो। किसी भी तरीके से जो योग्य लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उनके पास पैसा देने या भ्रष्ट माध्यमों को इस्तेमाल करने का उपाय नहीं है, उनके लिए नौकरी मिलना बिहार में आज मुश्किल है। बिल्कुल, आपके आने से पहले मैंने इस बात पर लंबी चर्चा की है। यूरिया को लेकर भाई सिस्टम की कमी यहाँ ये है कि जो रिटेल कर रहे हैं यूरिया के लोग, उनसे मैंने बहुत लंबी बातचीत करी है। क्योंकि गांव में जब आप चलते हैं तो किसान तो मिलते ही जो यूरिया के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, जो बेचने वाले हैं वो भी गांव में ही रहते हैं। ज्यादातर तो गांव के लोग ही हैं जो बेच रहे हैं, खाद भी रिटेल कर रहे हैं। मैंने उनमें से कई लोगों से बात की, क्योंकि ये घटना आज नई नहीं है, तो अक्टूबर से लगातार मैं सुन रहा हूँ। तो जो रिटेलर हैं वो बता रहे हैं कि उनको 50 से 100 रुपए ही मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि 800 रुपया या 900 रुपए का यूरिया में 500 रुपया रिटेलर ले रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर मिली भगत होलसेलर्स और उसके ऊपर के जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं और अफसरों का है, वो लोग कमीशन ले रहे हैं, वो लोग उसमें पैसा ले रहे हैं। और जो नेपाल में तस्करी हो रही है खाद की, उस वजह से हो रही है। सर आखिरी खाद की भी खरीदारी सर पैक्सों में फिर वही बात, अभी मैंने ये आंकड़ा दे दिया, आप लेट से आए। पिछले 10 बरस में
बिहार में सिर्फ 13% धान ही खरीदा गया है, 13%, और गेहूं का वो आंकड़ा है 1%। और मैंने उसका जो आर्थिक असर है वो भी बताया कि सरकारी मूल्यों पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का नहीं खरीदे जाने की वजह से हर साल बिहार के किसानों का करीब 25,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है, और ना इसकी कहीं चर्चा होती है, ना पत्रकार बंधु ये सवाल किसी से पूछ रहे हैं। और मैं ये आंकड़ा अगर कोई आप लोग पूछिए किसी कृषि मंत्री से, वित्त मंत्री से, मुख्यमंत्री से, और वो कहते हैं कि नहीं होता है, तो मैं आपको आंकड़ा फसल वाइज, ईयर वाइज हमने बनवा के रखा है। मैं वेट कर रहा हूं कि कोई कहे कि नहीं ये 25,000 करोड़ नहीं है। ये पूरी मॉडलिंग करा के कि जो बाजार का भाव है और जो उस साल में समर्थन मूल्य उन फसलों के रहे हैं, इसकी पूरी गणना करवाई गई है, और करीब करीब अनुमानतः 25,000 करोड़ का नुकसान हर साल बिहार के किसानों को हो रहा है। सर मेरा एक सवाल है, 2024 का चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है, इस पर क्या? तो अब क्या करें, बीजेपी हमेशा चुनाव की तैयारी ही करती है, और क्या करते हैं वो परमानेंट चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। सर आपने शिक्षा की समस्या की बात कही, स्वास्थ्य की समस्या की बात कही, किसान की समस्या की बात कही, आखिर इन समस्या को समाधान को लेकर आपके तरफ से क्या पहल किया गया है? बिल्कुल ठीक बात है। मेरी तरफ से पहल ये है कि सबसे 3 स्तर पर, पहला कि समाज को ये बताना, ये जो अलग अलग तरह की समस्या है, चाहे भ्रष्टाचार हो, शिक्षा हो, सड़क हो, रोड हो, आवास हो, किसान की समस्या है, इन सब के जड़ में क्या है? इसके जड़ में है गलत आदमी का चुना जाना। जब तक, और जब मैं कहता हूं गलत आदमी का चुना जाना, तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री और विधायक की मैं बात नहीं कर रहा हूं। बिहार में करीब 1,50,000 जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, 1,15,000 वार्ड के सदस्य हैं, करीब 12 से 15,000 बीडीसी समिति के सदस्य चुनकर आते हैं, नगर निकायों में लोग चुनकर आते हैं, जिला पार्षद है, प्रमुख है, विधायक है, एमपी है, ये 1.5 लाख के करीब लोग चुनकर आते हैं। जब तक इसमें बड़ी संख्या में अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे, तब तक बिहार की व्यवस्था को आप सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी व्यवस्था में घुन लग गया है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या किसी दल के आने जाने से सुधरने वाला नहीं है। तो मेरा पहला प्रयास क्या है, पदयात्रा में अगर आप देखेंगे तो गांव-गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़कर ये बता रहे हैं कि भाई आप जितनी सारी समस्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आप वोट कर रहे हैं पुलवामा के नाम पर, वोट कर रहे हैं जाति के नाम पर, वोट कर रहे हैं धर्म के नाम पर, वोट कर रहे हैं कि लालू का सरकार नहीं आना चाहिए, वोट कर रहे हैं कि भाजपा नहीं आनी चाहिए, तो फिर ये सुधरेगा कैसे? तो समाज को पहला जो प्रयास मैं अपनी ओर से कर रहा हूं, समाज को ये बताना कि जो आपकी जीवन की समस्याएं हैं, इसके आधार पर आप वोट कीजिए। दूसरी, पूरा कर लेंगे, दूसरा ये कर रहे हैं कि लोग अगर ये जागरूक हो भी जाए कि हमको ठीक आदमी का चुनाव करना है, तो ठीक आदमी तो राजनीति में अभी है नहीं, ज्यादातर लोग तो है ही नहीं ठीक लोग, तो विकल्प बनाना। तो एक, और सिर्फ विधायक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 1,50,000 सही आदमी सामने जनता के आएगा, तभी तो जनता उसको अगर समझ भी जाए तो भी वोट कर पाएगी। तो दूसरा लक्ष्य ये है कि सारे समाज को मत के पूरे इस पदयात्रा के दौरान हजारों लोगों को मैं ढूंढ कर निकाल रहा हूं, और ये प्रयास ये है कि इन सारे लोगों के साथ एक नई व्यवस्था बनाई जाए। ये सारे लोग मिलकर तय करें कि अगर दल बनाना है तो दल बनाया जाए, लेकिन अगर दल बनाया जाए तो किसी व्यक्ति का नहीं, किसी प्रशांत किशोर का नहीं, किसी जाति, किसी परिवार का नहीं, बल्कि उन सारे लोगों का हो जो इसको मिलकर बनाएं और आगे इसको मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं। तो 2 बातें, पहला समाज में लोगों को बताना कि उनकी समस्या की जड़ में क्या है, वो है गलत वोट देना, गलत प्रतिनिधियों का चुनाव, उसको ठीक करना कि अपने विषय पर, जिससे आपके और आपके बच्चे का भविष्य जिस पर डिपेंडेंट है, उसके आधार पर वोट कीजिए, जाति पर, धर्म पर वोट मत कीजिए। दूसरा, उनके सामने एक बेहतर विकल्प समाज की मदद से खड़ा करके देना। और तीसरा, इन सारी समस्याओं के निपटारे के लिए एक पूरा विस्तृत योजना बनवाना। जब पदयात्रा खत्म होगी तो मैं बिहार के सारे पंचायतों का अलग अलग 10 साल के विकास का योजना बनाकर जारी करूंगा, मतलब जनसुराज जारी करेगा, ताकि आप ये देख पाएंगे कि आपके पंचायत के किन किन समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। वहाँ सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं, ये बात तो होगी। इसके साथ साथ हर पंचायत में 3 बात, हर पंचायत में बच्चों को बेहतर सुदृढ़ शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दिया जाएगा, हर पंचायत में वहाँ की स्थानीय स्थिति को देखते हुए किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा, और तीसरा, हर पंचायत में 500 से 1000 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, इसकी पूरी विस्तृत योजना बनाकर जारी करेंगे, ताकि आप ये देख सकेंगे
कि भाई जन सुराज वाले लोग हमारे पंचायत में कैसे विकास करेंगे, कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, कैसे यहाँ पर रोजगार के अवसर लाएंगे और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे। जब पदयात्रा खत्म होगी तो योजना जारी करेंगे। जब ये योजना जारी हो जाए आप उसको देखिए, समझिए, मूल्यांकन कीजिए, ठीक लगे तो उसको अपनाइए, नहीं ठीक लगेगा तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दीजिएगा। तो हम अपनी ओर से ये 3 प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि आपने खुद माना है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, मैं देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कहना मुश्किल है। किसी के लिए शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए यूरिया का न मिलना मुद्दा है, किसी के लिए बाढ़ मुद्दा है, किसी के लिए रोजगार मुद्दा है, लेकिन किसी के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है। लेकिन सारे मुद्दा, ये जो मुद्दे हैं ये पेड़ के टहनियों की तरह है। उसके मेन जड़ में क्या बात है? जड़ में ये बात है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आप और हम चुनकर वहां बैठा रहे हैं, उनमें काबिलियत नहीं है, या उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या उनमें वो समझ नहीं है, या उनमें वो क्षमता नहीं है ताकि इस चीज को बेहतर बना सके। तो जब तक हम लोग जड़ को नहीं सुधारेंगे तब तक सिर्फ अलग अलग समस्याओं की बात करने से बिहार सुधरने वाला नहीं। छोटा सवाल है सर, भ्रष्टाचार की जड़ में आपके समझ से जनता है, जनप्रतिनिधि है या अफसर? भाई जनता, जनप्रतिनिधि और अफसर तीनों ही समाज के अंग हैं। तो आप भ्रष्टाचार के लिए दोषी कहीं ना कहीं पूरा समाज है। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहा है वो भी तो समाज से निकल रहा है और यही समाज उसको चुनकर वहां बैठा रहा है। अफसर इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि उनके ऊपर जो नेता बैठे हैं वो उनसे पैसा वसूल रहे हैं या उनके जरिए पैसा कमा रहे हैं। तो ये कहना कि समाज और जनता और जनप्रतिनिधि में कौन, तो स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर वो समाज का है, तो दोष समाज का ही है। समाज में जो भी बुराई है वो आपको राजनीति में या यहाँ के सिस्टम में दिखेगी। भ्रष्टाचार पर जहां तक अंकुश लगाने की बात है कि भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, भ्रष्टाचार खत्म कोई कानून बनाकर नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। दुनिया भर में अगर आप देखेंगे कि जिन राष्ट्रों ने, जिन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है या बहुत हद तक भ्रष्टाचार को खत्म किया है, उन राष्ट्रों में ये कैसे किया गया है, उनके 4 पहलू हैं। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो पहली बात राजनीतिक शुचिता लाना, मतलब जितना हो सके समाज में अच्छे लोगों का राजनीति में चुनकर आना, वो पहली कड़ी है। दूसरा विकेंद्रीकरण, सत्ता और संसाधन का जितना हो सके विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि पटना सेक्रेटेरिएट में बैठकर अफसर पीसी लेकर फंड बनाए और जारी न करे। कई लोगों को लगता है कि विकेंद्रीकरण होने से तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य भी चोर है, वो भी चोरी कर सकता है। वो ठीक बात है, लेकिन आप अपना अनुभव देख लीजिए। अगर वार्ड सदस्यों ने गलती करी, कुछ वार्ड सदस्यों ने गलती की जल योजना में, तो पिछला चुनाव आप देख लीजिए 96%, मैं ये आंकड़ा दे देता हूं आपको, 96% सिटिंग वार्ड सदस्य चुनाव हारे, 80% से ज्यादा मुखिया जी लोग चुनाव हार गए। एक कहीं ना कहीं जवाबदेही है, लेकिन जो अफसर उसमें चोरी किया, अफसर तो कहीं इतनी बड़ी संख्या में उनको कोई सजा नहीं मिली। तो सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा जन भागीदारी, जनता को ये जानकारी ही नहीं है कि उसकी क्या योजनाएं उसके लिए कौन सी हैं, क्या उसको मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। और चौथा है टेक्नोलॉजी का, तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग। ये नल जल योजना जो बनाई गई, मैं इसका आपको उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें अगर सरकार ने तकनीक का उपयोग किया होता तो जो 20 लाख लगाकर आपने टावर बनाया है, पानी लगाया है, इन सारे चीज को करीब 10 से 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा पर यूनिट पे खर्च करके ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती थी कि पटना में बैठे बैठे एक मॉनिटर पे आप देख सकते थे कि किस नल जल योजना कौन की हालत क्या है, वहां से कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है, कब मोटर ऑन हुआ, कब मोटर बंद हुआ। तकनीक के जरिए बैठ कर पटना में देख सकते हैं। उसके लिए आपको गांव गांव घूमने की जरूरत नहीं है। तो इन 4 योजनाओं, 4 चीजों पर काम करके भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। राजनीति में शुचिता लाना, अच्छे लोगों का चुनाव होना चाहिए, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बड़े पैमाने पर जन भागीदारी के लिए जनता को जागरूक करना, जनता को सरकारी योजनाओं के बनाने और क्रियान्वयन में शामिल करना, और चौथा तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग। इन्हीं चारों चीज को करके आप बिहार में भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। ठीक है भैया।